अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी अहम खबरें आज जी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए क्या हुकूमत ने कमीशन तश्कील देना या नहीं देना, इसके ऊपर क्या सराहियाँ तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन इरफान सदीकी साहब ने उन तमाम ख़बरों को बुनियादी तौर पर रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि हुकूमत ने कमीशन ना बनाने का फ़ैसला किया। तो क्या कमीशन बनाने का फ़ैसला हुआ है, इसके ऊपर वाज़ेह जवाब नहीं है, लेकिन अपने आज प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि इसके ऊपर कितनी पेशरफ्त होने का आइंदा चंद रोज़ के अंदर पेशरफ्त होने का इम्कान है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू 26वीं आइनी तरमीम, ये एक थॉर्नी इशू है। कोर्ट के अंदर भी सारे जजेस लगता नहीं है कि इस चीज़ को बड़ी खुश दिली से उन्होंने कबूल किया है। जो कुछ 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार या उसके इख्तियारात के हवाले से जो तरमीम आई, जो आइनी बेंच बना, चीफ जस्टिस का रोल उसमें कितना बढ़ा या घटा, उसके ऊपर भी कुछ मामला आज भी कोर्ट के सामने थे। अब वो जो चैलेंज है उसके ऊपर, उसके लिए भी 27 तारीख को 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। 7 रुकनी तो पहले ही आइनी बेंच मौजूद है, उसमें जस्टिस आयशा मलिक उस बेंच के अंदर उनको शामिल किया गया 8वें रुकन के तौर पर। तो दोनों खबरों को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियात में शाह खबर साहब मारूफ माहिर कानून है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब सीनियर रहनुमा PMLN से और वफाकी वज़ीर है, इसके अलावा वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाहौर से हमारे साथ है। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर तारिक साहब, सबसे पहले आप ही से ये सवाल करूँगा, हुकूमत का क्या इरादा है जी, कमीशन बनाना है या नहीं बनाना? देखिए, हुकूमत को तो कभी भी कोई एतराज़ नहीं होता, ख़ास तौर पे किसी ऐसे काम में कि जिसमें क्लैरिटी आ सके, जिसमें कोई अभाम ना हो। आपको कमीशन बनाने पे इतराज़ नहीं है? देखिए मलिक साहब, बुनियादी तौर पे तो ये फ़ैसला ज़ाहिर है इनफरादी नहीं होता, ये पार्टी का फ़ैसला होता है और इसमें हमारी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है आपस में बैठते हैं और मिल बैठ के ही इस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं। अभी तक कंसल्टेशन नहीं हुई? मेरा ख्याल है कि अभी तक कंसल्टेशन नहीं हुई। कल खबर ये थी कि शहबाज साहब की जो बड़े मियाँ साहब से मुलाकात है नवाज़ शरीफ से, उसके बाद शायद ये चीज़ हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगी कि कमीशन बनाना या नहीं बनाना। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा ना कि बनाने में बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह यहाँ हैं। कुछ ऐसे शवाहिद होते हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं कि जिनको साबित करने के लिए कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि अब हम एक ऐसी फेज़ में हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वही तमाम मसाइल का हल है और डायलॉग का दूसरा नाम पॉलिटिक्स है और एक अफ़हम व तफ़हीम की फ़ज़ा के अंदर बेहतर तौर पे काम हो सकता है, सर्विस डिलीवरी बेहतर हो सकती है, मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो इसमें कोई ज़िद नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बात होगी, मुशावरत होगी और अगर ज़रूर समझा तो बन जाएगी। और ये कब तक जवाब देंगे आप PTI को, क्योंकि आगे तो मामला तभी चलना है। आज उन्होंने PTI ने तो ऑफिशियली कहा है कि अगर आप कमीशन बनाएंगे तभी आगे बात चलेगी। देखिए, जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो दोनों पार्टीज़ की तरफ से ऐसे ही सख्त मौक़िफ़ जो है वो दिए जाते हैं। लगता यही है कि अगर ये काम ना हुआ और ये ना हुआ तो मुज़ाकरात ख़त्म। लेकिन जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर उसके बाद दोनों पार्टीज़ अपनी जो पोजीशन है वो रीअलाइन करती हैं। कब होगा अगला राउंड? देखिए, हमारे जो जवाबात जो हैं वो काफ़ी हद तक तो तैयार हो गए थे और अब अगला राउंड जो है वो जल्द मुतवक्को है, अगले 2 दिन। आपके जवाब तैयार हैं? ऑलमोस्ट। शाह खबर साहब, कमीशन बनाने में क्या बहुत बड़ा ये जो तामुल सा नज़र आ रहा है हुकूमत के एंड के ऊपर, कोई उसमें इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं? मेरा तो ख्याल है फैक्ट फाइंडिंग है, करने में हर्ज नहीं। हाँ, नहीं, मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन मुझे इस पर एक अभी चूँकि वो ख़त व किताबत चल रही है, वो कमीशन उन्होंने पहले अपने जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भेजे, अब इसका जवाब जो है हुकूमती जो कमेटी है वो देगी। तो उस पर गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। तो वो मेरा ख्याल है कि ये सवाल जवाब चलते रहेंगे। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप इसको देखें तो कमीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो 9 मई का भी जो वाक़या है ना, उसमें चूँकि बड़ी डाइवर्जेंट किस्म की स्टांसेस हैं। वैसे फैक्ट फाइंडिंग हो सकता है PTI कसूरवार निकला है तो बताएं। लेकिन मैं तारिक फजल साहब को मैं एक मशवरा दूंगा बड़ा कानूनी। देखिए, आपने अगर किसी चीज़ को सर्द खाने में डालना है ना तो उसके लिए कमीशन बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक वाक़या नहीं है, ये एक दिन 9 मई को मेरा ख्याल 18-20 जगहों के ऊपर ये वाक़यात हुए थे। अगर उस पर फर्ज 200 जगह हैं जो फौज वाले कहते हैं कि हमारी, चले 200 तो बहुत ज़्यादा जगह। अगर उस पर एक 1 मैन कमीशन बना दें आप जुडिशल, वो इनको भी सूट करेगा, वो लगा रहेगा, वो हर कोई आके अपना उसमें पार्टिसिपेशन करेगा। वैसे भी सारे जो डॉक्यूमेंट पूरी तफसील है ना वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो 26 नवंबर वाला जो वाक़या है, मेरा ख्याल है उस पर इनको कमीशन बनाने में कोई जो है कोई वो नहीं होना चाहिए, एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। लेट द थिंग्स कम ऑन द सर्फेस।
उसकी वजह यह है कि उसमें भी जो देखे ना कंट्रडिक्शंस हैं बहुत ज़्यादा। खुद जो पीटीआई के स्टेटमेंट्स हैं उसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने 278 बंदे बताए, कुछ लोगों ने और बताए, फिर सलमान अकरम राजा साहब ने 21-22 बताए, फिर जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने कहा नहीं जी 12 है, कल वो बता रहे थे कि शायद वो 14 हो गए। लेकिन वो ये है कि एक इंसानी जान भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसका चले जाना जो है ना, और उसके ऊपर सियासत चाहे इस साइड से हो चाहे उस साइड से हो, ये बड़ी अफसोसनाक है। शाह खबर साहब, उसमें इम्पॉर्टेंट एक पहलू ये है कि गोली चली और उसमें कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ की जान गई। वो तफसील लिखना ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि वो गोली चली तो कैसे चली, किसके हुक्म से चली, इंटीरियर मिनिस्टर को जवाब देना है ना। देखिए मैं ये कहता हूँ कि लेट द ट्रुथ कम आउट, आ जाए, कोई ऐसा इशू नहीं है। उससे ये होगा कि जो एक हाइप क्रिएट हुई है पीटीआई की तरफ से भी, वो भी ठंडी हो जाएगी। कि आपके ख्याल में 9 मई पे भी और 26 नवंबर पे भी 9 मई दोनों का पे ज़रा होगी? प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाएगा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि उसके मुतालिक तो आपने देखा है कि जो मार्शल लॉ जो हैं, आपके कोर्ट मार्शल्स ने भी बहुत सारी सज़ाएं दी। उसके अलावा और बहुत सारे केसेस जो हैं वो चल रहे हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में। नॉर्मली जब एक इशू के ऊपर सब जुडिस मैटर हो तो उस पर जुडिशल कमीशन क्या करेगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जैसे कि वो 2014 के बाद जो एक धांधली वाला कमीशन बना था इमरान खान साहब की, नसरुल मुल्क वाला, उस वक्त भी ट्राइब्यूनल्स में केसेस चल रहे थे और उन्होंने टीओआरस के मुतालिक फैसला कर दिया और उसमें सामने बात आ गई कि ठीक है इंडिविजुअल सतह पे धांधलियां ज़रूर हुई हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज सतह के ऊपर या ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो रिगिंग नहीं। काम सेटल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें इस तरह से सेटल डाउन हो सकती हैं और वो जो पोलिटिकल हाइप है वो अगर कम हो सकती है तो लेट द कमीशंस में भी कॉन्स्टिट्यूट। वलीद इकबाल साहब, आज जो इमरान खान से मंसूब स्टेटमेंट शायद राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ही बयान आया था कि अगला राउंड तब होगा अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। तो ये पार्टी की तरफ से तो फिर फाइनल पोजीशन यही वाली है कि पहले कमीशन का ऐलान होगा तो फिर बात आगे चलेगी। जी बिल्कुल दुरुस्त है जी, मैं इसकी 100% तस्दीक कर सकता हूँ जी। हमारी जो तर्जुमानों की जो डेली मीटिंग होती है उसमें भी ये वाज़े तौर पे जो है इसको बात को जो है इसका ज़िक्र आया है कि खान साहब की वाज़े हिदायत हैं कि ये दोनों कमीशंस जो 9 मई और 26 नवंबर से मुताल्लिक हैं, जो हमारे मुतालबात में से 2 में से एक है, अब जो अभी मेन मुतालबात की बात जो हो रही है, दूसरा मुतालबा जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के बारे में है। तो इसका जब तक ये कमीशंस नहीं बनेंगी कोई मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, बिल्कुल वाज़े है जी। मैं इसकी तस्दीक करना चाह रहा हूँ पार्टी के बिहाफ पे और खान साहब की तरफ से हिदायत के तौर पे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये जो जिन लोगों की 26 नवंबर को जान गई, कुछ गोली से ज़ख्मी हुए, शायद 2-3 मुझे पता चला था कि गाड़ी के हादसात भी हुए हैं उसी रोज़, उसके नतीजे में भी उनकी जान गई और कुछ इंजर्ड हैं या कुछ मिसिंग है, उसकी पार्टी ने डॉक्यूमेंट करके पूरी डिटेल जमा करवाने के लिए बनाई है कि मुज़ाकरात पे बैठेंगे तो ये तफसील है, ये हम जमा करवाएंगे। मेरे ख़्याल में जो अभी तक तफसील जमा हुई है और जिससे मैं वाकिफ़ भी हूँ, उसमें तो उसके जो उसूल हैं और उसके जो मेन नुकात हैं कि जी किस तरीके से, अब 26 नवंबर की ख़ास तौर पे अगर बात है तो उसमें ये सारी तफसीलात जो हैं वो उसका हिस्सा बनाने का मुतालबा है कि जिस तरह के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स हों और वो लोगों की गुमशुदगी की जो हैं जिस तरह से होती हैं तरीक़ेकार रिपोर्ट होने का वो हो, तो जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर ये कमीशन जो है अपना जायज़ा लेगी, उसका जो है तज़किरा हुआ है। स्पेसिफ़िक नेम्स जो हैं उसके या तफसीलात अफराद की वो उसमें शामिल नहीं है फ़िलहाल, वो शामिल। लेकिन तमाम मतलब इतना मैं अर्ज़ कर दूं भी आप लोगों को तफसील देनी पड़ेगी नामों समेत। मेरे ख्याल में प्रिजनर्स किस किस को आप शामिल करते हैं? इमरान खान होंगे, डॉक्टर यास्मीन होंगी, कितनी लंबी फहरिस्त है, उमर चीमा होंगे, और उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको आप किस किस केस को सियासी केस समझते हैं और किसको नहीं समझते, वो डिटेल आप बना के जा रहे हैं? वो आई थिंक उसका जी वो मुमकिन है कि ऐसा हो सके कि आपने 26 नवंबर का पूछा ना, 26 नवंबर में तो उसके असूल जो हैं वो ले डाउन जो हैं कर दिए गए हैं ताकि तयन हो सके कि कौन गुमशुदा है, कौन किसका इंतकाल हो गया है वगैरह वगैरह। उसमें कोई मखसूस अफराद का जो है नाम नहीं है, लेकिन बहरहाल जो दोनों मुतालबात हैं उनकी तहरीरी तौर पे जो है उस दोनों में नामों का जिक्र नहीं है, कुछ उसूल हैं
कि जी ये तमाम, जिस तरह से अगर आप 9 मई की बात करते हैं तो उसमें मैं एग्जांपल के तौर पे अर्ज़ कर सकता हूं कि ये जो CCTV की फुटेज है ये प्रोड्यूस की जाए, ना सिर्फ जिस मामले पर 9 मई का सारा जो मुजाहरा है मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान में वो शुरू हुआ, वो इमरान खान साहब की अरेस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से, वहाँ से जो है फुटेज CCTV की से लेकर के मुख्तलिफ मकामात, क्योंकि ये ऐसे मकाम नहीं है जहाँ फुटेज नहीं, जहाँ पे CCTV कैमराज नहीं होते, तो वो फुटेज दी जाए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर नहीं है तो वजह बताई जाए कि फुटेज क्यों अवेलेबल नहीं है और किस वजह से वो दस्तयाब जो है वो नहीं हो रही। लेकिन सर दूसरा हिस्सा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वाला है उसके लिए तो आपको नामों समेत जाना चाहिए। मैं अगर आप नाम नहीं दें तो उसको समझने से कासिर हूँ कि नाम क्यों नहीं देते। जब आप कहते हैं हमारे सियासी कैदी रिहा करें तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए ये सियासी कैदी हैं, ये मुकदमात हैं और हम इसे सियासी कैदी शुमार करते हैं। इसकी तफसील तो आपको लेके बैठना चाहिए ना हुकूमत के साथ, तभी डिस्कस करेंगे कि इसकी रिहाई यकीनी बनाई जाए। जी मैं इसमें अगर हुकूमत ये मांगे एक लिस्ट तो ऐन मुमकिन है कि हम वो लिस्ट को ऐसी जो है प्रोवाइड कर दें। और मैं सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मैं उन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूं, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि कोई स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है या नहीं दी गई, इस पर शायद डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक मेरी इतला है ऐसी कोई मखसूस लिस्ट जो है वो शायद ना दी गई हो, लेकिन शायद ये जिक्र ज़रूर है कि सियासी कैदियों की रिहाई बशमूल चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान के, ऐसी बात ज़रूर हुई है जहाँ तक मेरी इतला है। क्योंकि मैं बराह रास्त वहाँ मौजूद नहीं था, मैं इसकी 100% फर्स्ट हैंड तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये मालूम मैं आसानी से कर लूँगा। अगर वक्फे में हो सकता है तो मैं आपको बता दूँगा। ज़रूर करिए, आप तस्दीक करिए। मैं डॉक्टर तारिक साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर तारिक साहब, इमरान खान को 14 साल की सज़ा दे दी गई, एक मौके के ऊपर आप साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो सियासी कैदियों की रिहाई मांग रहे हैं। इमरान खान का भी केस सियासी कैदियों में सरफहरिस्त पहला केस, और PTI जब सियासी कैदियों की रिहाई मांगती है तो इमरान खान उसमें सरफहरिस्त होंगे। यहाँ पर आपकी जमात का जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा मुझे समझने से काफ़ी मुश्किल हो रही है कि आपने 14 साल की सज़ा दे दी है, साथ आप रिहाई के लिए बात भी करेंगे। देखिए, ये कोई मौक़िफ़ समझना या समझाना मलिक साहब इतना मुश्किल नहीं है। उसकी वजह यह है कि मुज़ाकरात बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ चीज़ है। इमरान खान की रिहाई और उनके मुकदमात और उनका फ़ैसला बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ चीज़ है। शाह खावर साहब माशाल्लाह बहुत एक ज़ीरक जो है वो कानूनदान है, इस बात की सपोर्ट करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान की ना तो रिहाई कर सकते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका ख़ात्मा कर सकते हैं। ये तो सियासी मुज़ाकरात हैं। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब जंग बंदी के मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उस वक्त भी जंग जारी होती है और गोले बरस रहे होते हैं और उनके दरमियान मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं। अभी मुल्क में सियासत भी हो रही है, कभी कभी ऐसे तुंदो तेज़ बयानात आ जाते हैं दोनों तरफ से, तो ये सवाल पूछा जाता है हमसे मीडिया पे कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बयान क्यों आ गया। तो मैंने कहा भाई मुज़ाकरात हो रहे हैं, सियासत तो नहीं बंद होगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिक्स भी साथ करती हैं। मुज़ाकरात का अपना एक मैंडेट है और वो ये है कि एक अच्छे माहौल में जो जायज़ मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या काबिल अमल मुतालबात उनके ऊपर बात हो और मस्बत तरीके से हम किसी नतीजे पे पहुँचें। बाकी जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं वो ऐसे हैं कि जिनके बारे में प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना जो सबूत है वो उसने अदालत में देने हैं, फ़ैसला जज साहब ने करना है। अब ये जो मुकदमा है ना 190 मिलियन पाउंड का, ये कोई सियासी मुकदमा नहीं है। जो ये समझता है कि ये कोई सियासी मुकदमा है तो मैं समझता हूँ कि वो या कहता है, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, तो वो गलत है। ये सियासी मुकदमा बिल्कुल भी नहीं है, ये करप्शन का एक मेगा स्कैंडल है। और इमरान खान साहब को जो सज़ा दी गई है वो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की दी गई है कि जो कौमी ख़जाने में 70 अरब रुपया आना था, बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आपको दिया, आपने एक प्राइवेट शख्स को दे दिया और उसने जाके अपना जुर्माना जमा करा दिया। आपके प्रोग्राम में चूँकि लोग इसके ऊपर ना बड़ी कन्फ्यूज़ हैं, मैं ये बात कर चुका हूँ पहले कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं ट्रैफिक सार्जेंट चलान करे मुझे 10,000 रुपया और मेरे से वो जुर्माना लेके जाके मेरा बिजली का बिल जमा करा दे, और मैं कहूँ देखें जी रकम तो कौमी ख़जाने में पहुँच गई। भाई कौमी ख़जाने में रकम पहुँची ज़रूर है, लेकिन मैंने 10,000 बिजली का बिल अपनी जेब से अदा करना था, जुर्माना अलग होना था, 20,000 रुपया जाना था कौमी ख़जाने में। तो ये जो PTI के कुछ दोस्त स्टांस लेते हैं ना कि जनाब वो पैसा तो आया, चले मलिक रियाज के थ्रू चला गया, लेकिन गया तो गवर्नमेंट के ख़जाने में। वो भाई वो 70 अरब रुपया जुर्माना मलिक साहब ने अलग देना था और ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में आना था। अब आखिरी बात कि ये जो फ़ायदा पहुँचाया गया मलिक साहब को 70 अरब रुपया, ये कोई कार खैर के तौर पर नहीं किया गया काम, इसके बदले किकबैक्स ली गई मुख्तलिफ जगह के ऊपर। और खान साहब ने खुद किकबैक्स ली बकलम खुद जो जिन लोगों ने ये डील करवाई उन्होंने तो ली ना कैश। किसने? ये शहजाद अकबर वगैरह ने और उनकी तो शहजाद अकबर कहाँ पर है?
भागा हुआ है ना, मफरूर है, तो उसको सजा देनी थी, पकड़ा उसको सजा तो हम तब देंगे ना। इसमें भी शाह साहब मेरी मदद करेंगे कि अगर वो मुल्क से बाहर है उसको यहाँ सजा कैसे दें। ये सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ था कि वो मुल्क से बाहर थे और उन्हें सजा हो गई थी। जब आपका ट्रायल हो, सफाई का मौका दिया जाता है और उसके बाद सजा होती है। जब वो आएगा आप देखें इस मुकदमे से सजा जरूर होगी। नवाज शरीफ की रिहाई कैसे हुई थी? मैं जरा इसको मुकम्मल कर लूँ ना। नवाज शरीफ की रिहाई अदालतों से हुई थी, इमरान खान की भी रिहाई अदालतों से होगी। हुकूमत ने उसको रिहाई को दिया ना जी, उन्होंने मुखालफत नहीं की, रिहाई हो गई। नहीं देखो, मुज़ाकरात जब कामयाब हो जाएंगे, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन को हम दाएं बाएं करें या उसको उनके खिलाफ एविडेंस को कमज़ोर करें, पता नहीं कितना गवर्नमेंट के हक में है। मैं तो अब इतना कोई एविडेंस कमजोर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सांस लेने के लिए गुंजाइश पैदा करने की जरूरत है। जब हाई कोर्ट के लेवल पे बेल आएगी, आप कर रहे हैं, अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो 70 अरब रुपए का फ़ायदा मलिक साहब को पहुँचाया गया, इसके बदले किकबैक्स ली गई, कैश लेने वाले लोग अलग है। इमरान खान ने 450 कनाल ज़मीन अलकादर ट्रस्ट के जो नाम पे आज ज़मीन है वो ली इस फेवर के नतीजे में। ये मुकदमा है। अब मुझे बताएं कि इस मुकदमे में इमरान खान को फेवर देने के लिए मुज़ाकरात क्या करें? अच्छा, शाह खबर साहब से आपकी इजाज़त से 2-3 नुकते हैं, उसकी वजाहत चालू। सर, पीटीआई की तरफ से काफ़ी चीज़ें आज डॉक्यूमेंट्स भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। एनसीए का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान को जाना है और एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की वजह से हम मलिक रियाज के खिलाफ वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली, वो नहीं कर रहे और ये पैसा लुटा रहे हैं। पैसा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को क्यों भेजा गया? पहले तो इसकी वजाहत फरमा दें, क्योंकि एक वो पैरा है जो किसी कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा है, वो एनसीए वाले ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, वो बार बार सोशल मीडिया पे घुमाया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि ये जो सज़ा है इमरान खान साहब को, एक तो ये है कि वो मैक्सिमम पनिशमेंट जो थी वो मिली उनको और बुशरा बीबी को भी मिली। देखिए, ये इतना सिंपल केस नहीं है जितना इसको पोर्ट्रे किया जाता है पीटीआई की तरफ से। आज भी मैं सलमान अकरम राजा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो मेरे जहन में बहुत सारे सवालात उठे और उसमें जो सबसे बड़ा सवाल ये था कि उन्होंने ये फरमाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो रकम थी ये तो एक प्राइवेट डील हो गई थी दो, एक इंडिविजुअल में और मलिक रियाज साहब के वो जो बेटा और एनसीए के दरमियान, और उस डील के नतीजे में ही ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आनी थी। मैं समझता हूँ कि दिस इज अ मिसलीडिंग, बहुत मिस रिप्रेजेंटेशन है, नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं और राजा साहब या कोई और भी लॉयर जब इस तरह की बात करेगा, मेरा ख्याल है कि उससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, नहीं करनी चाहिए। एसेट रिकवरी यूनिट का क्या रोल था उसमें? किसमें जी? एसेट रिकवरी यूनिट का इस डील में क्या रोल था? देखिए जी, बात यह है कि शहजाद अकबर साहब, जिनको उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे इंपॉर्टेंस दी हुई थी अपनी गवर्नमेंट में, वो वजारत दाखिला को भी देखते थे, नैब को भी देखते थे, FIA को भी देखते थे। वजारत दाखिला तो शेख साहब के पास थी, लेकिन FIA उनके पास नहीं, वो FIA बिल्कुल उनके पास थी। देखिए, बात यह है कि ये जो रिक्वेस्ट गई थी NCA से, ये आपकी गई थी वहाँ से एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से। 1 हाइड पार्क की जो उन्होंने कहा था जी कि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई, हसन नवाज ने वो बेची थी उन्होंने अली रियाज को, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ताकि ये एक्सपोज हो जाए। वहाँ पे काम उल्टा पड़ गया। वहाँ पे काम ये हुआ कि NCA ने जब उसकी तहकीक की, उन्होंने कहा कि हसन नवाज वगैरह का जो मनी ट्रेल या जो उनके पैसा था वो तो जस्टिफाइड है, यहाँ पे बिल्कुल वो तो डिक्लेयर्ड है। असल मसला जो था वो उनका है जिसने ख़रीदी है कि उसके अकाउंट में अभी कुछ अर्सा पहले इतनी अमाउंट थी, अब इतनी ज़्यादा अमाउंट कैसे आ गई, वो उल्टा गले पड़ गया। बेसिकली वो गए थे हसन नवाज को एक्सपोज करने के लिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जो शहजाद अकबर हैं, वहाँ पे जब वो तहकीक इस पर राय पे शुरू हुई तो मलिक रियाज साहब ने उनको कहा आपने तो हमें फंसा दी है। वो उनके कहने पे दोबारा गए और उन्होंने NCA को जाके कायल किया कि ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, आपको ये कोर्ट ऑफ लास्ट इंस्टेंस तक लेके जाएंगे, इनके साथ सेटलमेंट कर लें। नहीं, ये डराने से तो नहीं NCA डरी होगी ना जी, कुछ तहरीरी तौर पर नहीं, मैं बता रहा हूँ NCA कहने से डर जाती है उसकी। देख, नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, बरतानिया में या अमेरिका में इवन अगर NCA ने भी अगर लॉयर एंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने बड़े हैवी फीस के ऊपर प्राइवेट लॉयर एंगेज। सर, वो उन्हें शहजाद अकबर से डरने की क्या जरूरत है? देखिए, डरने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके साथ सेटलमेंट कर लें और ये सेटलमेंट वहां पे होती है। और ये मैं आपको बताऊं कि बरतानिया के NCA का अभी भी आप रिकॉर्ड देख लें, वो अभी भी कहेंगे कि ये सबसे मेगा जो है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व थी वो पहली सेटलमेंट सर होगी ना, लेकिन शहजाद अकबर के कहने के ऊपर जुबानी क्यों कर लिया सर? जुबानी नहीं किया, नहीं, वो जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट कह रहे हैं ना, बिल्कुल हुआ था, लेकिन उसके नतीजे में होना यह था कि वो रकम जो है वो NCA ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप हमें अपना अकाउंट भेजें, आपकी रकम है। वो उधर आने की बजाय वहां पे जो कैबिनेट में एक पुरस्कार सा एक लेटर आया और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि जी, वो पुरस्कार लेटर में क्या था? गॉड नोज,
वो तो देखिए ना, बात ये है कि वो तो कैबिनेट के सामने रखा जाना था ना, तो कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल की बगैर देखे हुए। उसी पे जुबैदा जलाल साहिबा तो SPW पेश हुई हैं, उसी में तो आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हमारे सामने डिस्क्लोज भी नहीं किया, अगर हमें कहा गया इसकी मंजूरी दे दें। और उस मंजूरी के नतीजे में वो जो लाइबिलिटी थी मलक रियाज की कराची बैरियर टाउन की 460 बिलियन रुपीस की, वहाँ पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये इतनी कोई सिंपल सी बात नहीं है कि जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, अब देखना यह है कि इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इनकी जो मारूजात हैं या कोई इस जजमेंट में ख़राबी है वो हाई कोर्ट उसको देख लेगी, क्योंकि उसको पूरा री एवेल्यूएट करेगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इसको इतना एग्जैजरेट ना करें कि लोग कंफ्यूज हो जाए। ब्रेक करीब आ गया। क्या इसकी आखिरी जो 190 मिलियन पाउंड की जो आखिरी ट्रांजैक्शन है वो PDM के दौर में हुई, जो आखिरी 34-35 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आया, 3 किस्तों में आया? आखिरी ट्रांजैक्शन आपके दौरे में एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं याद, लेकिन मैं एक चीज़ आपको अर्ज कर देता हूँ। लास्ट $35 मिलियन उस वक्त शहबाज शरीफ PDM के प्राइम मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे उनकी एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद, लेकिन जो बात मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, शाह साहब ने भी बड़ी तफसील से बात की है कि क्या अजीब सितम ज़रीफ़ी ये हालात की कि PTI पूरी की पूरी और सलमान अकबर राजा जैसे वकील जो कि नामवर मारे कानून है, वो मलक रियाज की सफाइयाँ दे रहे हैं। सर, लेकिन आप मुझे PDM आप मुझे चेक करके ब्रेक में तो बता देना, लास्ट ट्रांजैक्शन PDM के दौर में हुई जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल। आप चेक करें, डेट चेक करें। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक ले रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। वलीद इकबाल साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। इस केस वाले मामलात में अगर बहस में उलझ गए तो मामला आगे चल जाएगा, लेकिन आपने वो फहरिस्त के ऊपर अपडेट करना है। क्या कोई आपकी जमात फहरिस्त सबमिट करवा रही है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को? जी, इस वक्त तो वाहिद जो है आगे का बढ़ने का तरीका वो तो यही है कि जी पहले कमीशंस बनाने के ऊपर जो है वो हामी भरे गवर्नमेंट। और मैं शाह खावर साहब के साथ इस हद तक जो है इत्तफाक करता हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट ये हीला बहाना कर रही है कि जी जब ये मामले ऑलरेडी कोर्ट में हैं तो कमीशन बनाने की क्या ज़रूरत है। तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक मिसाल दी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केस चल रहे थे, हमने धांधली की जो है एलिगेशन लगाई हुई थी, उस पर कमीशन बना, तो कमीशन जो है वो मुकदमे चल रहे हो, कमीशन बैक वक्त पे अपनी फैक्ट फाइंडिंग कर सकती है। वो कमीशन वाली मामला हमारी पार्टी की तरफ से, मुझे उस वक्त भी मेरी पोजीशन यही थी कि मिस हैंडल हुआ, हम उसमें कामयाब भी हो सकते थे। बहरहाल कोर्ट नहीं उस पर परसुएड हुआ, कमीशन नहीं परसुएड हुई हमारी पोजीशन पे। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो हमारा वाहिद मुतालबा ये है कि ये पहली बात कि ये कमीशंस बनाएं, फहरिस्तें हम देंगे ज़रूर, इसमें हमें कोई वो नहीं है, ये नहीं है जी कि हर चीज़ इस निगोशिएटिंग टीम को ही देनी है। जब ज़रूरत पड़ेगी लिस्टें भी हम देंगे। बहरहाल एक लिस्ट जो है, जो मैंने अब मालूम किया है, ये जो हमें जहाँ तक इतला है, जिन लोगों की अमवात हुई 26 नवंबर में और जो लोग इंजर हुए, उनकी एक लिस्ट दी गई है। और अगर ये बाद के स्टेज पर ये आती है बात के मुज़ाकरात में फ्रूटफुल होते हैं अगर, तो कोई ऐसी बात नहीं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी लिस्ट ज़रूर दे देंगे, उस पर हमें कोई वो नहीं है हिचकिचाहट या कोई किसी वजह से जो आपने कहा कि हम लिस्ट दे दी है या दे देंगे, नहीं, वो आपने दो किस्म की लिस्टों की बात की थी ना। एक है वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, दूसरी है वो जो जिनकी अमवात हुई 26 नवंबर को, और 26 नवंबर वाले। जी मैंने जो तादाद उनकी अमवात कितनी है की और जख्मी कितने हैं? जी, जहां जो मैंने मालूम किया, मैंने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा जी उस लिस्ट में कितने अफराद हैं, उसमें मिसिंग क्या तो अभी लिस्ट नहीं दी क्योंकि उसका पता ही नहीं ठीक तरह लग रहा। बहरहाल वो एक ये ज़िमनी या सानवी बात है, असल बात कमीशन बनाने की है। इस वक्त लिस्टों वाला इशू जो है वो मेन इशू नहीं है। कमीशन बनाएंगे, बाकी जो चीज़ हमसे दरकार होगी हम देंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। अहम बात इस वक्त यही है कि कमीशन बनाई जाए 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से। और अच्छा जी, ये केस जो है इसकी मैं क्योंकि अब इस पे बात आई है जो कि अलकादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड, मैं इस बात पे जो है सलमान अकरम राजा साहब से इत्तफाक करूँगा और इस पे इख्तलाफ करूँगा शाह खावर साहब से। उसकी वजह ये है कम से कम कि मैंने खुद, सलमान अकरम राजा साहब भी अपनी पोजीशन रखते हैं, लेकिन मैं खुद भी वकालत का जो है शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने ये 148 सफ़े काफ़ी टाइम लगा कर पढ़े हैं। मैंने 31 सफ़े की वो जजमेंट भी पढ़ी है जो कि यूके, इंग्लैंड एंड वेल्स का जो कोर्ट ऑफ अपील्स है उसने की है, वो वीज़ा कैंसिलेशन वाले मामले में, जिसमें पूरा जो है फहरिस्त है, पूरी तरतीब से बताया हुआ है कि किस सीक्वेंस के अंदर इवेंट्स हुए। और मैं ख़ास तौर पे जो मोटी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मज़ीद जो अपील की प्रोसेस है, मैं
अपनी प्रोफेशनल राय में ये समझता हूँ, पॉलिटिकल बात तो साइड पे है, उसको वो एक अलग इशू है, पॉलिटिकल सतह पर भी और मॉरल सतह पर भी हम इसको जो है इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएंगे इस फैसले के ऊपर। लेकिन महज फ़कत कानूनी मामले के हवाले से भी मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूँ, और भी अगर आप तफसील चाहें, क्योंकि मैंने सारी ये मामला पढ़ के आया हूँ। ये जिस तरह साइफर केस का हुआ है कि सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो है साइफर वो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ कोर्ट में, जो ये केस का सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, बल्कि एक पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और पैराग्राफ नंबर 56 जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट में, उसमें बताया हुआ है कि सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड पे आई ही नहीं, ना ही एनसीए के किसी नुमाइंदे को तलब किया गया है, हालांकि इस्लामाबाद के अंदर उनका नुमाइंदा बैठा होता है, उसका नाम बार बार जजमेंट के अंदर आया हुआ है। और बात सारी है ही ये कि दो पार्टीज़ के दरमियान एक मुआहदा होता है कि ये पैसे कहाँ भेजे जाएंगे, कैबिनेट के फैसले का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने कैबिनेट, जब वो मुआहदा होता है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी इस पैराग्राफ 56 में मेंशन्ड है कि वो नहीं प्रोड्यूस की गई, तो कैबिनेट ने सिर्फ इतना फैसला किया कि जी इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, क्योंकि वो दो पार्टीज में जो एग्रीमेंट हुई है कि ये फ्रीजिंग ऑर्डर जो है, ये मुंजमद जो किए हुए 9 अकाउंट्स, इनके ऊपर से फ्रीजिंग ऑर्डर हम उठा देंगे। इस तो मामले में वो पैसे कहां भेजेंगे? शहजाद अकबर का क्या रोल था? मैं तो कहा ना जी कि उसका वो डॉक्यूमेंट्स वो मफरूजे के ऊपर जज साहब ने फैसला किया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा ना साइफर केस की तरह इस केस की भी, इस फैसले की भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रोफेशनल ओपिनियन में समझता हूं कि धज्जियां उड़ जाएंगी अपील के प्रोसेस के दौरान। उसकी एक वजह, बहुत सी दीगर वजूहात के साथ शामिल एक वजह यह है कि सबसे सेंट्रल डॉक्यूमेंट जो इस सारे मामले का है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है। कोर्ट ने मफरूज़ों के ऊपर अपने जो है नतीजे पे पहुंचे हैं ना। दो चीज़ें करप्ट प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि एक कि गलतकारी हुई है, कोई अब्यूज़ ऑफ ऑफिस किया है, अपने ओहदे का गलत या नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो नहीं हुआ, और दूसरा उससे जाती गेन हुआ, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ट्रस्ट कोई गोश्त ट्रस्ट नहीं है। रियासत पाकिस्तान को आए तो वो मलिक रियाज को ही लुटा दिए, इल्जाम तो यही है। वही तो, वो पैसे एनसीए ने जब फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट किया तो वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को उस मुआहदे के तहत भेजे गए, और जो हुकूमत पाकिस्तान से मतलब उस मुआहदे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस अकाउंट का जिक्र आता है, जो उन्होंने, इसका सारा जिक्र इंग्लैंड एंड वेल्स की जजमेंट 31 सफ़े की वो जजमेंट ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा है जी। नहीं सर, वो कोर्ट ऑर्डर सेपरेट, वो प्रेस रिलीज का ऑर्डर था, वो रियासत पाकिस्तान मेंशन करता है जी। कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोर्ट ऑर्डर ने तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बाकायदा नाम उस कोर्ट ऑर्डर के अंदर दर्ज है कि एनसीए ने उस पर एग्री किया। एनसीए को बताया गया कि जी ये पैसे, एनसीए उन पैसों से नाखुश थी, उन्होंने उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं परसू किए। एक सिविल सेटलमेंट दो पार्टियों के दरमियान हुई, उन दो पार्टियों ने तय किया कि हम इसको पैसे को फलां अकाउंट में भेजेंगे, ये उन दो पार्टियों ने आपस में तय किया। कैबिनेट ने सिर्फ इतना फैसला किया, लेकिन मलिक रियाज को देने का तो फैसला नहीं था ना। नहीं, ये तो फैसला नहीं था कि मलिक रियाज को लुटा दिए जाएंगे। एनसीए में कल के बच्चे नहीं बैठे हुए, या तो एनसीए को बुलाते हैं ना, एनसीए को बुलाया नहीं, एनसीए की ना कोई दस्तावेज, लेकिन यहाँ कोई वजाहत भी नहीं है सर। ये वो ग्रे एरिया है जिसके अंदर से वो पैसा इधर से उठा के मलिक रियाज को दे दिया गया। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मलिक रियाज को ही लुटा दिया जाए, उसी का ही तो वो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था। सुन लेना जी, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर आया किसके लिए था? मलिक रियाज के लिए आया था। वो पैसा एक मुआहदे के तहत दो पार्टियों में, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत या काबीना पार्टी नहीं थी, वो अहमद अली रियाज और एनसीए उसकी पार्टीज थी, उस एग्रीमेंट के तहत नहीं कहा गया कि मलिक रियाज को ही लुटा दें। देखें इसी का जुर्माना है, देखें आप एनसीए से क्यों नहीं पूछते वो सही है या गलत है? ये तो सवाल एनसीए से पूछने वाला है ना, ये एनसीए से पूछने वाला है कि भाई तुमने इन पैसों को जाने की इजाजत क्यों दी। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि उस पैसे ट्रांसफर से, डॉक्टर तारिक साहब इसमें बात ही सारी है, इसमें मेरी अर्ज सुन ले, इसमें बात ही डॉक्टर तारिक साहब बताएंगे कि वो तयशुदा पैसे और वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए, वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए वो पैसे, ये नहीं है कि ऐसे ही पड़े हुए थे कहीं। अफसोस, आज़ाद अफसोस और दुख हो रहा है कि कैसे कैसे लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं, किसकी करप्शन को। मैं किसी को डिफेंड कर ही नहीं रहा भाई, मतलब मैं कह रहा हूं कि जी इस केस का फैसला गलत है, सारा जोर ही आप उधर लगा रहे हैं, अपील के अंदर सेटिसाइड हो जाएगा। खुदा मैं हैरान हूं, पहले सलमान बरादरी साहब की शख्सियत देखें, इकबाल साहब की शख्सियत देखें। नहीं सर, आपने बहस अब पढ़ा है आपने, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन पे मैं हैरान हो गया हूँ कि दो पार्टियां लंदन में बैठ के आपस में मुआहदा कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आ गई, कैबिनेट कहाँ से आ गई? फिर कैबिनेट में सबसे बड़ी बात, अगर इतना ही साफ सुथरा और इतना ही ये सीधा केस है, उस लिफाफे को क्यों नहीं खोला गया? और दो पार्टियों के अंदर मुआहदा, क्या कोई एटमी मुआहदा था? उस मुआहदे की एक शर्त ये थी कि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ये अरेंजमेंट कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। खुदा का खौफ करें भाई,
ये इन बातों से ना तो ये इल्ज़ाम ख़त्म हो सकता है, ना हकीकत ख़त्म हो सकती है। वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का पैसा था, ये अटल हकीकत है। और ये NCA के कानून सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक, वहाँ पे तो पूरी दुनिया के लोग रहते हैं, रेजिडेंट हैं। जिसका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ेगा, यस, वो उस गवर्नमेंट को जाता है जिसका वो पैसा होता है। उसको ये सारे डिफेंड कर रहे हैं कि 70 अरब रुपया गवर्नमेंट के कौमी खजाने को टीका लगा, उसका चोरी हुआ पैसा। और वो अच्छा, ये कहां से साबित हुआ है कि ये पैसा गवर्नमेंट से चोरी हुआ है? ये कहां से साबित हुआ है? ये किसी कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसा चोरी हुआ था गवर्नमेंट से? ये NCA तो कोई ना, नहीं NCA ने तो कोई NCA ने तो क्या डिटरमिनेशन पागल की है? नहीं, उनका दिमाग खराब है, कोई डिटरमिनेशन की दिमाग खराब है। एसेट आप बीच में आपके लोग फ्रीजिंग ऑर्डर इसी आया था, लोग जो है मलिक एसेट साहब, फ्रीजिंग ऑर्डर किसी प्यार मोहब्बत में नहीं ऐसे था, फ्रीजिंग ऑर्डर आता है जब कोई शक हो। दूसरी बात सुने, PTI का रवैया तो मैं तो हैरान, इसमें जो ज्यादा मलिक रियाज को डिफेंड कर रहे हैं, इसमें मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनको बिल्कुल, उसके बाद हुसैन, मैं ये कह रहा हूं कि फैसले के अंदर ये नुक्स हैं, फैसले में ये नुक्स है और ये फैसला जो है ये फैसला सस्टेनेबल नहीं है, इसमें नुक्स है ना। आप सेनेटर साहब सुन लेना, ना जज्बाती हो, ले फीस मलिक रियाज से, पर ना जज्बाती हो। नहीं, आई ऑब्जेक्ट टू दिस जी। आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने अल्फाज वापस लें, आप अपने अल्फाज वापस लें, नहीं तो आप ये बताएं कि ये पैसा बाहर किसके दौर में गया था? ये पैसा मियां नवाज शरीफ के दौर में, मलिक रियाज के पीछे जज्बाती हो रहा है, PMLN के दौर में, PDM के दौर में नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए अपने रवैये पे। मैं समझता हूं, मेरा मशवरा ये है कि आप अपने कॉन्टेक्ट पे और अपने जज्बाती होने पे उतना बेहतर है। तो इसमें आपके लीडर लटक जाएंगे। आप लोग तो ऐसे बावले हुए हैं यार सारे। आपके बेईमान लीडर अपने मनी ट्रेल नहीं दिखा सकते, मुझे कह रहे हैं आपके लोग आपको डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया, मैंने आपको आपकी जात पे मैंने कोई इल्जाम लगाया है? आपकी पूरी आपकी जात पे कोई इल्जाम लगाया है? मैं आपको अपना तजिया दे रहा हूं। PTI को कहा है, आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। को मैंने कहा, मैंने आपकी जात पे सारे लोग नहीं लगाया। तारिक फैसल चौधरी आप साहब, इमरान खान को मैंने आपकी जात पे आपको आपके हाउ डेयर यू वलीद इकबाल साहब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नहीं आपकी पूरी जमात ये कर रही है। वलीद इकबाल साहब पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सलमान अकबर राजा को ये बात की है कि आप लोग इमरान खान को डिफेंड करें, आप मलिक रियाज को डिफेंड करी जा रहे हैं। आप इख्तिलाफी नुक्ता नजर रखें कि मैं फीस लेके आया हूं मलिक रियाज से। डॉक्टर साहब, मैंने ये नहीं कहा। डॉक्टर साहब, इख्तिलाफी नुक्ता नजर आप रख सकते हैं, लेकिन वलीद इकबाल साहब पे इल्जाम नहीं लगा सकते, वो गलत सर। मैंने सलमान अकबर राजा का नाम पहले लिया है, दोनों पे नहीं लगा, एक मिनट सुन लेते, दोनों पे इल्जाम नहीं लगा सकते आप। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैंने कहा है कि किस लेवल के वो वकील हैं। नहीं, मेरा ख्याल है लेकिन इमरान उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है, आप कहते हैं कि आपने इन पे इल्जाम नहीं लगाया, दोनों पे बिल्कुल इल्जाम नहीं लगाया। सेनेटर साहब, मैंने आप पे इल्जाम नहीं लगाया। मैंने तो पहले आपको कहा कि आप इतने क्रेडिबल आदमी हैं। आपने नहीं लगाया, मुझे महसूस हुआ कि आपने मुझे कहा है कि मैं मलिक रियाज अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं, इस पे फिर प्रोग्राम सारा निकल जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला जो है वो 27 तारीख उसकी भी तारीख लग गई। आपने आज भी उस केस में देखा, जस्टिस मंसूर अली शाह उस केस को टेकअप कर रहे थे, बेंच आगे पीछे हो गया। ये कंट्रोवर्सी अभी मौजूद है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी? देखिए, कंट्रोवर्सी अभी मौजूद है, और वो तो चूँकि 27 को वो केस लग गया और लगा भी जो है वो आईनी बेंच में है, 8 रुकनी आईनी बेंच, 7 रुकनी आईनी बेंच है। और वो चूँकि 26वीं तरमीम के तहत ये बाइफर्केशन हुई है, मैं खुद जाती तौर पे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, लेकिन चूँकि अब ये एक वैलिडली आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं 26 बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोल कमज़ोर हो गया एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ में, चूँकि हम अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो बहरहाल 26वीं तरमीम जो है वो आइन में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक हुई है, और उसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी तस्लीम कर लिया है। तो लेकिन उसकी वायरीज जो है वो चूँकि अंडर चैलेंज है, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसको पूरे केस को एडजुडिकेट करना चाहिए, ऑन द टचस्टोन ऑफ द वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर परखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो 27 को जो इसकी समाअत हो रही है उसके कुछ दिनों में ये कंट्रोवर्सी भी जो है वो सेट एट नॉट हो जाएगी। वलीद साहब, आप फरमाइएगा, ये 26 आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी क्या पोजीशन होगी? जिन्होंने चैलेंज किया, मालूम नहीं है कि आप भी उसमें शामिल हैं या नहीं है। जी, मैं इस पर ज़रूर तबसरा करूँगा। एक जुमला सिर्फ बोलना है, अगर तारिक फजल चौधरी साहब ने मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, आई अपोलोजाइज़ कि मैं इमोशनल हो गया,
मुझे यही महसूस हुआ था। मैं वैसे इनके साथ मेरे ज़ाती सतह पे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और सियासी हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम में ऊंच नीच हो जाती है। अगर मेरी तरफ से कोई ओवर रिएक्शन हुआ है तो आई अपोलोजाइज टू यू ऑल्सो एज होस्ट एंड आई अपोलोजाइज। मैं आपके नाज़रीन से, मैं अपने आपके नाज़रीन से और आपसे बता, अच्छा जी बात आपने चाहे गलत ही समझी, लेकिन आई डू फील बैड। अगर आपने मेरे पे इल्जाम नहीं लगाया तो दैट्स यहाँ पे कहानी ऑनरेबल ह्यूमन बीइंग। वैसे डॉक्टर साहब की बात से मुझे भी नहीं लगा था कि इन्होंने आपको बोला, लेकिन बहरहाल जी उन्होंने वाज़ेह कर दिया। मैं भी जो है ना, मैं अपना गुस्सा वापस ले लेता हूँ। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। मेरे ख्याल में जी देखें, बिल्कुल 26वीं तरमीम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह खावर साहब से मेरा इस हद तक इस इशू पर इख्तलाफ ये है, और ये मेरी पार्टी का मौक़िफ़ भी है कानूनी सतह पे, कि 26वीं तरमीम ही की पैदावार जो एक आइनी बेंच है, अगर वो उसको सुनेगा तो कानून के बहुत से फ़ैसलों में ये एक तसव्वुर आता है कि आप किसी चीज़ को ऐसी इदारे को चैलेंज कर रहे हैं जो कि ख़ुद बैठ के ये फ़ैसला करेगा कि मैं उस शाख को काट दूँ जिस पे मैं बैठा हूँ, आई विल कट द ब्रांच ऑन विच आई एम सिटिंग ऑन। तो ये गैर मुनासिब है कानून की हर लिहाज से, रूह से, कि अगर जस्टिस इज़ ऑल्सो टू बी सीन टू बी डन, तो फिर पूरा का पूरा कोर्ट इसके ऊपर बैठे, आइनी बेंच, क्योंकि उसी तरमीम की पैदावार है। वो अपनी वैलिडिटी को भी क्वेश्चन कभी होगा नहीं, बहुत इसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू 0 है, स्नोबॉल्स चांस इन हेल है कि आइनी बेंच ही इसको सुने और आइनी बेंच ही फैसला करे कि जी 26वीं तरमीम गलत या सही थी, जो खुद उसकी पैदावार है 26वीं तरमीम की। इसके लिए फुल कोर्ट का होना ज़रूरी है। दुरुस्त। अच्छा जी, मैं बिल्कुल एंड में एक छोटा सा इकॉनमी के ऊपर, जो यकीनन आप सारे सुनना चाहते होंगे और हुकूमत के लोगों को भी कान खोल के और आंखें खोल के इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ है कि इस साल हम कितना तरक्की करेंगे, 2024-25 का उन्होंने जो एस्टिमेट दिया 2.8% है। तो हमारी तकरीबन रफली पॉपुलेशन भी इसके आगे पीछे ही बढ़ रही होती है। तो इसका मतलब है कि हम मज़ीद लोगों को अनएम्प्लॉयड फोर्स के अंदर इस साल शामिल करेंगे, मज़ीद लोग बेरोज़गार होंगे या पावर्टी के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। 2.8 पाकिस्तान जैसे मुल्कों जहाँ पे 2-3% या 2.5% आबादी बढ़ रही होती है, उनके लिए इंतहाई नाकाफ़ी है। 5-6% आपको ग्रोथ चाहिए होती है, फिर आप नई पॉपुलेशन फोर्स जो आपकी वर्क फोर्स के अंदर शामिल हो रही है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आज ही IMF की एक रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, उन्होंने 3.2% के एस्टिमेट को रिवाइज़ करके 3% कर दिया पाकिस्तान के लिए। तो जो ओवरऑल ग्रोथ के नंबर्स हैं इस साल के लिए पाकिस्तान के लिए, वो कोई बहुत अच्छी पिक्चर्स नहीं पेंट कर रहे। साथ ही कपास की एक खबर छपी हुई है कि कपास की जो एस्टिमेट थी 11 मिलियन बेल की बजाय वो 5.4 मिलियन बेल्स पे जाएंगे। तो इन नंबर्स को सामने रखकर हमारे पॉलिसी साजों को सिर्फ सारा दिन वो स्टॉक मार्केट के नंबर का नहीं बताना चाहिए कोई 1 लाख के ऊपर चला गया, बल्कि जो एक्चुअल ग्रोथ के नंबर्स हैं उनके ऊपर गौर करते हुए कुछ लोगों को बताना भी चाहिए, हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ को और मंसूबों को भी उसके मुताबिक ढालना चाहिए कि कैसे लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है। इस सियासी जंग में असल जो महवर और फोकस रहना चाहिए हुकूमतों का और सियासतदानों का, हमारे लीडर्स का, वो इस कौम के वो 25 करोड़ लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लानी है। वो इन नंबर से कहीं नज़र नहीं आ रहा कि हम उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। ये ओवरऑल एक छोटा सा कमेंट था जो मैं चाहता था कि आपकी खिदमत में ज़रूर पेश किया जाए। आज के प्रोग्राम अपने मौजूद मेहमानों डॉक्टर तारिक साहब, वलीद साहब, शाह खावर साहब का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।